दिस इज शाहरुख सैवी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम बात करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। ये जो लेसन है वो बच्चों आपको इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आज के टाइम बच्चों नॉट ओनली टॉप लीडर्स, इवन यहां तक कि जो आम जनता है ना, वो भी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। और इस लेसन में ऐसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऐसे बहुत से टॉपिक है जो कि आपको इंडिया की करंट पॉलिटिक्स को समझने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस लेसन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही बच्चों, इस लेसन के एंड में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस बेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रखे हैं, ताकि आप इस लेसन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझ सको और खुद ही एनालाइज कर सको कि आपको इस लेसन के बारे में कितनी अच्छी जानकारी हुई है। चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग के साथ। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका मेन काम क्या है? चुनाव लड़ना है ना। और साथ ही जो गवर्नमेंट है उसे रन करने का काम भी यही पार्टी करती है। जैसे पहले कांग्रेस का ज्यादा डोमिनेंस हमें देखने को मिलता था, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का देखने को मिल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में हम आम आदमी का देखें। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई होती है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें क्यों जरूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज की? अगर ये ना हो तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा बच्चों। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। आज की जो डेमोक्रेसी है ना, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के बिना नहीं पॉसिबल है। उसका मेन रीजन है, देखिए, विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। जब कोई कैंडिडेट बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के इलेक्शन में चुनाव लड़ता है तो वो जो कैंडिडेट होता है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाया जाता है। तो जब पॉलिटिकल कोई भी पार्टी नहीं होगी तो सारे कैंडिडेट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। तो ऐसे में होगा क्या कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो आम जनता से ये प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि जब बात आएगी कोई बड़े चेंज लाने के अंदर। गवर्नमेंट में भी फॉर्म्ड, सरकार बन सकती है, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। यानी कि जो उसकी उपयोगिता है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो अनसर्टेन ही हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स होंगे ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। तो जैसे सपोज कीजिएगा मैं अपनी लोकेलिटी में जीत चुका हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, तो मैंने जो जो प्रोमिसेस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से किया है उन्हें मेरा फुल फोकस रहेगा पूरा करना। लेकिन मैं मेजर स्टेप नहीं ले पाऊंगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई इतना बड़ा देश है। सो दैट इज वाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि भैया देश को कैसे चलाया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है। अब बात हो ही चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर ये होगी तो इसके क्या क्या काम है? देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? चुनाव लड़ती है, और चुनाव के बेसिस पर ही वो गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है, अगर वो इलेक्शन के अंदर जीत जाती है फुल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी फंक्शंस में। सेकंड है मेक पॉलिसीज। देखिए, इलेक्शन से पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको डायरेक्ट नाम लेके समझा देता हूं। जब बीजेपी है अपना एक मैनिफेस्टो लाएगी, कांग्रेस भी लाएगी, आम आदमी भी लाएगी, और भी अदर जो स्टेट्स की पार्टी है वो भी अपना मैनिफेस्टो लाएगी। कोई भी इलेक्शन हो रहा है, अगर नेशनल हो रहा है तो भाई सारे कॉमन तरीके से यूज करेंगे, और स्टेट हो रहा है तो वहीं की रीजनल पार्टी काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? पॉलिसीज लाएंगे, और इन पॉलिसीज को आम जनता के सामने रखेंगे। देखिए, हम आएंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने क्या कर रखा है, दिल्ली के अंदर स्पेशली एजुकेशन फ्री कर देंगे, बिजली पानी जो वो फ्री कर देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे, उनको अलग से कुछ अमाउंट मंथली बेसिस पर भी दिया जाएगा। ऐसी क्या ये सारी पॉलिसीज लाई जाती है कि ताकि जो आम लोग है वो खुद इन्हें चूज कर सके और इलेक्शन के टाइम पे उन पार्टी को वोट कर सके। पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड program so that the voter can choose from them।
अब वोटर के ऊपर ये इंडिपेंडेंट चॉइस है कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो बाय द गवर्नमेंट। एक चीज हमें ये देखने को मिलती है, देखिए कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ना आ जाए, लेकिन इन सबका जो पॉलिसीज होती है, जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम सबकी नीड्स क्या है आप खुद बताइएगा। बेटर एजुकेशन होनी चाहिए, बेटर हेल्थ सिस्टम होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना जरूरी है और देश की तरक्की भी होना जरूरी है। अब यही सारी चीजें अब अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड करवाई थी तो क्यों हम उन्हें चूज ना करें, है ना। ऑब्वियसली फिर हम उन्हें चूज करेंगे, लेकिन सवाल यहां है कि ये जब अपने प्रॉमिस करते हैं उन्हें इतना ज्यादा एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे, क्या गारंटी है इस चीज की। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर एक पार्टी को 5 ईयर का ही टाइम दिया जाता है, कहीं वो डिक्टेटरशिप ना इंप्लीमेंट कर दे। सो दैट इज व्हाई नेक्स्ट 5 ईयर जब इलेक्शन होंगे तो एक तरीके से उनका रिजल्ट देखा जाएगा, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे कितना उन्होंने फुलफिल किया। फिर कोई अदर पार्टी जीत जाएगी अगर लोग चाहेंगे तो भाई जनता ही मालिक है डेमोक्रेसी के अंदर, इस चीज के बारे में आप समझिए। तीसरा है मेकिंग लॉ। देश में इतने सारे कानून बनते हैं जिसमें आप कह सकते हो इनका जो रोल होता है वो सबसे एक्सट्रीम लेवल का होता है। पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी नहीं बैठती, यानी वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी कहलाई जाती है, सिर्फ वो नहीं होती, इसके अलावा ऑपोजिशन की भी पार्टीज होती हैं। तो एक तरीके से छोटी डिबेट एंड डिस्कशन होती है हर एक टॉपिक के ऊपर, तब जाके कोई कानून बन पाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में क्या करती है, लड़ती है, और उसके बाद उनमें से ही कोई एक या फिर उनकी कोलिशन के साथ कोई पार्टी बनती है जो कि गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म बाय द पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज। तो हम ही उन्हें चूज करते हैं ताकि वो हम पे रूल कर सके, हमारे फेवर में रूल कर सके, ठीक है। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही होती है। इसके अलावा प्लेइंग रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखिए अगर देश में कोई सिंगल पार्टी ही होगी तो फिर डेमोक्रेसी का है, ऑपोजिशन का होना जरूरी है। डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि यहाँ पे आपको ऑपोजिशन देखने को मिलता है। अब ये ऑपोजिशन का क्या काम होता है, सबसे मेन तो इन्हीं का काम होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना जरूरी है। A party which does not get majority or come under the majority coalition needs to play a role of opposition। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारी फैमिली में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक तरीके से हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाए रखते हैं। एग्जाम में अगर अच्छे नंबर नहीं लाए, अगर बेटर पढ़ाई नहीं करी तो कुछ भी रिजल्ट आया उनकी उम्मीद के नीचे आया तो कहीं ना कहीं हमें डांट पड़ने को मिलेगी, हम और मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ऐसी तो रहते सारी चीजें है ना, एक प्रेशर बना रहता है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो भी जो सेंट्रल पार्टी होती है जो गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रही है, उसके ऊपर एक प्रेशराइज की तरह काम करती है। जो भी उसने प्रोमिस किए होते हैं वो आम जनता के सामने ये ऑपोजिशन पार्टी लाती है। देखो इन्होंने तो ऐसा बोला था, ये कर नहीं रहे, हमने गलत नेता चुन लिया, फिर नेक्स्ट टाइम इन्हें हरा देना, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के ओपिनियन होता है उन्हें सामने रखने का काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जैसे दे डू सो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इशू इन द लेजिस्लेचर एंड इन द मीडिया। जो आम जनता की समस्या है यही जो पार्टी है वो सामने रखती है। जैसे भाई पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा बेरोजगारी देश में क्यों फैल रही है, जवाब चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है तो उससे जवाब चाहिए होता है, डजंट मैटर वो नेशनल है या फिर स्टेट है। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज के। इसके अलावा लास्ट है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी स्कीम है वो लोगों के फेवर में होना जरूरी है ताकि उनका डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से हो सके और लोग अपनी खुद राय रख सके, ताकि जो गवर्नमेंट है उसे फॉलो करे और उन्हीं के फेवर में काम करे। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो फंक्शंस कहलाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। होप सो कि बच्चों आपको सातों के साथ अच्छे से समझ जरूर आ चुके होंगे। क्विक रिकैप के तौर पर आप इन्हें देख सकते हो कि इनके जो फंक्शन है, जैसे इलेक्शन लड़ना, साथ ही पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना, गवर्नमेंट को रन करना, ऑपोजिशन का रोल प्ले करना, वेलफेयर स्कीम लाना और साथ ही पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखना और उनकी बात को आगे पहुंचाना, ये सारे फंक्शंस माने जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ
ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो 3 आप इसमें काउंट कर सकते हो। नंबर 1, उसका एक लीडर होना जरूरी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होना जरूरी है। अगर लीडर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे और क्वेश्चन मार्क यहां पर बनेगा कि किसके ओपिनियन को कंसिडर किया जाए। तो ऐसे में अगर लीडर होता है तो लीडर क्या करता है? सबकी बात को सुनता है, फिर उनका एक कंक्लूजन के तौर पर ही फाइनल डिसीजन देता है ताकि सभी लोग उसे इजीली मान लें, है ना। तो लीडर का होना तो जरूरी है। देन उसके बाद उसके एक्टिव मेंबर। जब मेंबर ही नहीं होंगे तो फिर लीडर का क्या काम, है ना। अगर क्लास में टीचर ही नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स का क्या काम, या फिर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर का क्या काम। तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना होना जरूरी है। और साथ ही उसको मानने वाले फॉलोवर्स, यानी कि जो पार्टी है उसका लीडर भी है, उसके मेंबर्स भी है, और इसके अलावा उस पार्टी को पसंद करने वाले उनके फॉलोवर्स भी है। जैसे आज के समय बीजेपी के भी सपोर्टर है, कांग्रेस पार्टी के भी सपोर्टर है, आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर है, बहुजन समाजवादी के भी। पूरे देश के अंदर जितनी भी नेशनल और स्टेट पार्टीज है उन सभी के तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। उनका लीडर भी है, उनके एक्टिव मेंबर भी है, और साथ ही उनके फॉलोवर भी है, यानी कि उनकी पार्टी को मानने वाले लोग भी है। तो ये कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। बड़ा सिंपल सी टर्म्स है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी। डेमोक्रेसी के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब वो क्यों है देखिए। ऑपोजिशन पार्टी मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। वो कैसे? इट पुट्स फॉरवर्ड इट्स ओन व्यूज in parliament and criticize the government for its failure. By doing this, it keeps a check on the ruling party. कहने का मतलब साफ है बच्चों कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, जो पार्टी गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रही होती है उसे एक्सपोज करती है पार्लियामेंट के अंदर। कैसे? जैसे कि उन्होंने जो जो प्रोमिसेस किए थे उनमें से जिन प्रोमिसेस को वो फुलफिल नहीं कर पाती तो ऑपोजिशन पार्टी उन्हें इस चीज में क्वेश्चन मार्क करती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप तो जनता की भलाई कर रहे थे, आपने नहीं करी है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं उस रूलिंग पार्टी के ऊपर। तो उस रूलिंग पार्टी के ऊपर इसका ये असर होता है कि वो प्रेशराइज होती है ताकि वो आगे चल के इन चीजों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, वरना ऑपोजिशन तो बात बात पे एक्सपोज करता ही रहेगा। द ऑपोजिशन इज समटाइम कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। उसे ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कुड बी फॉर्म गवर्नमेंट इफ इट वॉज टू विन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। अगर मेंबर्स के द्वारा मेजोरिटी के साथ ये जो ऑपोजिशन पार्टी है अगर वो जीत जाती तो वो फिर क्या करती? गवर्नमेंट को रन करने का काम करती। बस फर्क सिर्फ इतना कि वो जीती नहीं तो इसलिए उसे विपक्ष में बैठा दिया गया, यानी कि ऑपोजिशन में दर्जा दे दिया गया। तो ये है हमारा एक तरीके से ऑपोजिशन पार्टी का रोल। आज के समय एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे पूरे देश के अंदर जो बीजेपी है वो क्या है? गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रही है, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कोई है ही नहीं। हो सकता है आपको इस चीज को सोच के हैरानी हो, बट रियलिटी इज की कोई भी अभी ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए भी ना एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो फन फैक्ट के तौर पे आप कह सकते हो देयर वाज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द 16 लोकसभा। ये हमारी 16 लोकसभा चल रही है। देन 2024 में इलेक्शन होगा वो 17 लोकसभा का इलेक्शन होगा, ठीक है। एज द इंडियन पार्लियामेंट रूल स्टेट दैट अ पार्टी इन लोकसभा मस्ट हैव एटलीस्ट 10%, यानी कि 55 वोट्स ऑफ टोटल सीट कितनी 545 टू बी कंसिडर द ऑपोजिशन पार्टी। और आप एक नजर देखिए 2019 का जो लोकसभा का रिजल्ट था ना, आप इसमें बीजेपी को छोड़ के ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिनने 55 जो वोट्स है वो क्रॉस किए हो। हालांकि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 53 लेके आई थी, लेकिन अपनी अलायंसेस के साथ वो आप कह सकते हो 90 से क्रॉस चली गई थी, लेकिन सिंगल अभी नहीं है। तो कोलिशन के साथ वो ऑपोजिशन बेशक है, लेकिन कोई भी अभी सिंगल पार्टी ऑपोजिशन में नहीं है। मतलब फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती थी, जिसने अपनी कोलिशन के साथ आप कह सकते हो 303 सीटों को जीता था, और अकेले इसमें से 282 सीटें जो थी वो बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। तो ये एक हिस्टोरिकल इलेक्शन था। लेट्स सी कि 2024 में क्या देखने को हमें मिलता है। आपकी क्या राय है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें ये पार्टी या ये लीडर जीतेगा और देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा या फिर रिपीटेड ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। हमारे पास कितनी पार्टीज है? तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगा, तो वहां पे हमें एक तरीके से पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है।
अब ये जो पार्टी सिस्टम होता है मेजरली 3 टर्म्स में हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 पार्टी सिस्टम, नंबर 2 2 पार्टी सिस्टम और लास्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ कंट्री के फ्लैग लगा रखे हैं, इससे आपको आइडिया मिल ही रहा होगा कि किस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके इन सभी पार्टी सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है और किन कंट्रीज के अंदर 1 पार्टी 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 पार्टी सिस्टम के बारे में। If there is only one political party in political system, it is called a unilateral या फिर 1 पार्टी सिस्टम। जैसे कि चाइना में हमें कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं देखने को मिलती, मतलब वहां पे सिंगल पार्टी ही डोमिनेंट होती है और उन्हीं का ही रूल चलता है। जैसे कि कुछ ऐसी कंट्री जहां पे कम्युनिस्ट या फिर डिक्टेटरशिप जैसा रूल देखने को मिलता है, चाइना आप जानते हो। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और वियतनाम में भी 1 पार्टी सिस्टम ही ज्यादा देखने को मिलता है। अब 1 पार्टी सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है, तो अगर हम बात करें मेरिट्स की, यानी कि कौन कौन से ऐसे है जो कि इनको एक तरीके से सही माने जाते हैं, तो इससे होता क्या है 1 पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि बच्चों कोई ऑपोजिशन नहीं है तो हारने का भी डर नहीं है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें एक सिंगल वे मिला है जिसके ऊपर उन्हें चलना है और अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेना है। तो आप चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हो, वो भी काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है क्योंकि ऑपोजिशन का रोल नहीं है, दैट इज वाई, और डिसिप्लिन भी हमें देखने को मिल जाता है। और नेशनल यूनिटी बनी होती है क्योंकि अब आम जनता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है सिंगल पार्टी। ठीक है, तो ये कुछ उनके मेरिट्स होते हैं, लेकिन वही है ना कि सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आपको जरा डीमेरिट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो इसमें होता क्या, कमी क्या क्या है। सबसे पहले कि लैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी होती है, आप इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फ्रीडम दी गई है ना, वहां पे ऐसा नहीं है जहां पे 1 पार्टी सिस्टम है। तो जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं दिए जाते और ना ही उन्हें इतनी फ्रीडम होती कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। साथ ही रूल ऑफ डिक्टेटरशिप, अब भैया हिटलर को तो आप जानते ही हो, फुल डिक्टेटरशिप वहां पे देखने को मिलती थी जर्मनी में। ऑपोजिशन की कमी ऑब्वियसली जब है ही नहीं तो किस बात की बात। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ बॉन्डेज, यानी कि जो आम जनता का सरकार के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये डीमेरिट्स आप कह सकते हो 1 पार्टी सिस्टम के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम के बारे में। अब 2 पार्टी में आपको ये पता चल रहा है कि 2 पार्टी अब आएगी, अब 1 पार्टी नहीं होगी। इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज में एग्जिस्ट। ऐसे सिस्टम में हमें सिर्फ 2 नहीं, उससे ज्यादा पार्टीज देखने को मिलती है। कंटेस्ट इलेक्शन, और वो चुनाव भी लड़ती है, एंड विन अ फ्यू सीट इन अ नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि वो नेशनल लेवल पे कुछ सीटें भी जीत जाती है। लेकिन अगर मेजरली बात की जाए बच्चों, बट ओनली 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू गवर्नमेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। मतलब सिर्फ 2 ही पार्टी के पास ये चांस होता है कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। होता है ना कि यार जैसे 3 मेन जने हैं और बाकी के तो ऐसी खाली पीली है, वो सिर्फ नाम के लिए ही लड़े जो कि कुछ आधा सीटें जीत जाएंगे। तो जैसे ऐसा सिस्टम हमें खास तौर पे यूके और यूएसए में देखने को मिलता है। तो अगर सबसे पहले बच्चों बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे जो 2 पार्टी सिस्टम, जो मेन 2 पार्टी है वो है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आज की प्रेजेंट टाइम की पार्टी है, जिनके जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। ठीक है, इसके अलावा वहां पे और भी सेवरल पार्टी है, जैसे द ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी और नेचुरल लॉ पार्टीज। तो इन्हें लिमिटेड सीटें मिल जाते हैं, लेकिन जो कंपटीशन होता है इन्हीं 2 में देखने को मिलता है। जैसे जो बाइडेन से पहले जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो हार गए इलेक्शन, अब ये बन गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 2 पार्टी में, वो है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में भी सेवरल पार्टी है, लेकिन चांसेस 2 ही पार्टी के रहते हैं ज्यादातर, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। तो अभी के समय जो वहां के मेन जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक, जो कि एनआरआई कहलाए जाते हैं इंडिया के ही, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वहां के ही वो प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा स्कॉटिश लिबरल और डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी भी हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो सबसे पहले मेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती है और पावरफुल ऑपोजिशन होता है।
यानी कि 1:1 कि जो भी काम कर रहा है उसको देख रेख में दूसरी पार्टी है, तो ऑपोजिशन है, इतनी सारी पार्टी नहीं है। इसके अलावा अगर डीमेरिट्स की बात की जाए तो सबसे पहला कि वोटिंग ऑप्शन आर लिमिटेड टू दी वोटर। वोटर के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो ये या तो वो, है ना। इसके अलावा नेशन गेट्स डिवाइडेड ऑन अ पार्टी बेसिस। जब दो एक्सट्रीम टाइप की पार्टीज होती है तो नेशन भी उसी के बिहाफ पर डिवाइड हो जाता है कि भैया वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है, वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि ये भी चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी को खत्म करके वहां पे ऑटोक्रेसी यानी कि डिक्टेटरशिप भी ला सकते हैं। ये कमी है इसकी। और जो डिसिप्लिन होता है वो काफी ज्यादा रिजिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टू पार्टी सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों लास्ट बात कर लेते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। ऐसा सिस्टम बच्चों आपको इंडिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप कह सकते हो कोई सिंगल पार्टी नहीं, कोई डबल पार्टी नहीं, बल्कि सेवरल पार्टी देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई इन्हें मल्टी पार्टी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, इंडिया, फ्रांस, इटली। अगर इनके मेरिट्स की बात की जाए तो यहां पे होता क्या है, सबसे अच्छी बात कि जो वोटर है उनके पास सिंगल ऑप्शन नहीं है बल्कि मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे आज हमारे देश में कितनी सारी पार्टीज हैं, है ना, तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती है। और साथ ही नेशन डज नॉट डिवाइड इनटू बाय ऑपोजिशन फैक्शन, यानी कि कोई दो पार्टी के बीच में फंस के नहीं रह जाता, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज है, लोगों की अपनी अपनी फेवरेट होती है। लेकिन इसकी भी कमियां हैं बच्चों, जैसे इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स। इतनी सारी पार्टी है तो स्टेबिलिटी बनी ही नहीं होती है। और साथ ही अनसर्टेन पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लाई जाती है जो कि लोगों के फेवर में होती नहीं है जाता। और साथ ही नेशन डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप। अब लोगों की इतनी सारी अपनी अपनी फेवरेट पार्टी है तो इसलिए वो बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड हो जाता है। और साथ ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देखने को ही नहीं मिलता। जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये बच्चों मल्टी पार्टी के डीमेरिट्स हैं। होप्स हो कि बच्चों आपको वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो बच्चों जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, पूरे स्कूल को जो मैनेज करते हैं, इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, जो कि देश का एक सबसे सुपीरियर एक ऑटोनोमस बॉडी माने जाती है। तो जितने भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो इसी कमीशन की देखरेख में करवाए जाते हैं। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन के बारे में, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक जो भी पार्टी है, छोटे लेवल की, बड़े लेवल की, सबको रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। इसके अलावा द कमीशन ट्रीट एवरी पार्टी एज इक्वल टू द अदर्स। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है सभी पार्टी को इक्वल स्टेटस देता है, ताकि ऐसा ना हो कि उनके साथ अनफेयर किया जा रहा है, अदर पार्टी को ऐसा फील ना हो। लेकिन वही है ना कि स्कूल में सभी स्टूडेंट को बिल्कुल इक्वल तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है उन पार्टीज को जो काफी लार्ज होती है और वेल स्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी ये पार्टी को रिकॉग्नाइज भी करता है और साथ ही एक यूनिक सिंबल भी देता है जो कोई और ना ले सके। आप कह सकते हो कि पेटेंट करवा रखा होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप कांग्रेस पार्टी ले सकते हो जिनका जो यूनिक सिंबल है वो हैंड है। उसी तरह आम आदमी पार्टी का जो है वो झाड़ू है, जो बीजेपी है उसका कमल का फूल है। तो ऐसे ही देश में अलग अलग पार्टी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड कहलाई जाती है, जो कि अभी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हो गया। अब बात आती है कि हमारा देश इतना बड़ा है डेमोक्रेसी के मामले में, और हमारे देश में जैसे इंडिपेंडेंस हमें मिली है 1947 में, तो फर्स्ट जो इलेक्शन होते हैं 1951 एंड 52 में कंडक्ट करवाए गए थे। तब से लेकर आज तक बच्चों 75 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है उससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन। अब वो कैसे करवाता है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन एंड इलेक्टोरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय द कमीशन। तो सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो एक एरिया है, और ये एक एरिया एक सीट होती है। तो सबसे पहले ये डिसाइड होती है कि किस किस सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर स्टेट के है तो पर्टिकुलर उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज किया जाएगा। अगर ऑल ओवर इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर वाले, तो फिर
पूरे देश में करवाया जाएगा। उसके अलावा अपडेटिंग एंड फाइनलाइज द वोटर लिस्ट। अपडेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है, तो जो अपडेट फाइनल लिस्ट आती है वोटर की, वही एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, नोटिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, ये भी बताया जाता है कि किस दिन रिजल्ट आएगा। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, फिर कैंडिडेट का नॉमिनेशन फिल करवाया जाता है। रिव्यू ऑफ द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट, जो भी उसने फॉर्म भरा होता है, जो भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं कि भाई वो इतनी कैपेबिलिटी है उनमें कि वो जीत सकते हैं, तो वो अपना चुनाव जो पत्र भरते हैं ना, तो उसमें जो भी करेक्शन होती है उसे रिव्यू किया जाता है। टाइम फॉर विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर, जो भी फॉर्म भरा होता है उसको ये भी टाइम दिया जाता है कि आप अपना जो कैंडिडेचर है वो विड्रॉ भी कर सकते हो अगर रिजेक्ट नहीं होना तो। फाइनलाइज ऑफ द टोटल कैंडिडेट इन इलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ द सच अ लिस्ट, यानी कि फाइनल सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कि भाई अब वोटर लिस्ट अपडेट हो गई है, इन जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन लेटर दिया कि वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो ये तो सारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप कह सकते हो कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है बैलेट पेपर और ईवीएम, इसी पर ही वोट डलते हैं, ठीक है। तो ईवीएम अब जैसे वोट डालते हैं, इसके अलावा फिर पोलिंग बूथ बनाया जाता है कि वोट कहाँ डाले जाएंगे। तो जो व्यक्ति जाएगा बाहर, तो ज्यादातर ये जो वोट होते हैं ना बच्चों, दो जगह ज्यादा होता है। एक होती है जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, वहां पे पोलिंग बूथ बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पोलिंग पार्टीज, यानी कि जो जो पार्टी वहां पे कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन को, तो उनके सिंबल भी वहां दिए होते हैं ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो सके कि वो किस पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन, काम यही है सारा। फिर देन उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होती है, फिर रिजल्ट आता है, फिर जो सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन पिटीशन जो होते हैं, जो भी अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो लोग पिटीशन डालते हैं, फिर उसे एक तरीके से एनालाइज किया जाता है, देन सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि बच्चों कुछ इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। होप्स हो कि बच्चों आप यहां तक अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एफपीटीपी सिस्टम के बारे में। अब ये एफपीटीपी जो सिस्टम है वो बहुत ही एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इसे लाया गया था। पूरे 75 ईयर से ज्यादा हो गया इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हुए। ये जो एफपीटीपी सिस्टम है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है। अब ये है क्या? एफपीटीपी सिस्टम स्टैंड फॉर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सभी बच्चे फुल फॉर्म जरूर याद रखें, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। विच मीन दैट कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट अमंग द टोटल कैंडिडेट इन द इलेक्शन इज डिक्लेयर इलेक्टेड। बड़ा सिंपल सा, जो जीता वही सिकंदर। अब इस नाम से याद रख सकते हो। जैसे इलेक्शन के अंदर टोटल 6 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, चलो अच्छी बात है, उसमें से जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा ना, तो वो जीत जाएगा। तो यही एफपीटीपी सिस्टम है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने % ही वोट लाने हैं तभी आप विनर माने जाओगे, नहीं, बस आपको सबसे ज्यादा वोट लाने। डजंट मैटर कि जैसे 100 वोट डाले और आपके सिर्फ 40 आए, लेकिन आप सबसे टॉप लेवल पे हो, देन उसके बाद जितने भी 60 वोट है वो लास्ट 5 कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन आपके 40 सबसे ज्यादा, तो आप जीत गए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गेट इवन 50% ऑफ वोट्स। कोई 50%, 0.5% वोट भी लाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एफपीटीपी सिस्टम कहलाया जाता है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा है। और इसे लाने का एक ही मकसद था, जब फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे तो लोग इतना कंफ्यूज ना हो वोट डाल से समय और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट जागे, तो इसलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से एक्वायर किया था। इट मींस दैट द इलेक्टोरेट रेस, द कैंडिडेट हु इज द अहेड ऑफ अदर एंड हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट ऑफ ऑल इज द विनर। बड़ा सिंपल सा है, तो जो जीता वही सिकंदर, जो अभी मैं आपको बता रहा था कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये तो हो गया बच्चों एफपीटीपी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी हमने एक प्रोसेस जाना था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के, कि इलेक्शन कमीशन के खुद के क्या क्या काम है। देखिए, द इलेक्शन कमिश्नर सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अपडेटेड वोटर लिस्ट इन एवरी स्टेट। सबसे मेन काम होता है कि हर ईयर हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं, स्टेट वाले ज्यादातर, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय जैसी स्टेट्स के अंदर। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट करना, कहीं वो डेड वोटर ना आ जाए जिसका एक सीट ऐसी खराब चले जाए। जैसे कि कोई माइग्रेट हो गया, उस जगह नहीं रह रहा तो उसका नाम आ गया, या किसी की
डेथ होगी फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, तो अपडेट करना पहली इनकी प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा ये डिटरमाइन करते हैं टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन एंड प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। तो जैसे आपकी डेट शीट आती है उसी तरीके से इलेक्शन की भी डेट शीट आती है कि इस दिन ये वाला इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है, इस स्टेट का या फिर अगर कंट्री का तो कंट्री की भी आ जाती है। इट इज आल्सो नोटिफाई द शेड्यूल विच इंक्लूड फिलिंग अप, जैसे कोई कैंडिडेट है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है कि वो प्रोसेस को फॉलो करे। सबसे पहले जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से इसे जान सकते हो, वो फिलअप करना होता है। फिर उसकी लास्ट डेट स्क्रिप्टिंग होती है, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपको नहीं लड़ना तो आप अपना पैसा वापस ले लीजिएगा जो लगता है और आप अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉल करवा सकते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि पोलिंग कब है, डेट जिस दिन वोट डालने हैं, फिर काउंटिंग होना, फिर रिजल्ट निकलना। तो ये सारी जो चीजें होती है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा इट्स मेन ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की वो क्या है, कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर पोल, यानी कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी टाइप का मैनिपुलेटिव या करप्शन हमें ना देखने को मिले। इट हैज द पावर टू इंप्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट पनिशेस दोज हु ट्राई टू वायलेट इट। जैसे कुछ नेता ऐसे होते हैं इलेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा वायलेंट टाइप का वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं जिससे लोगों के बीच में आपसी टकराव हो जाए, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर। तो ऐसी जितनी भी स्पीच होती है उसे बैन करना, उस जो भी इलेक्शन लड़ रहा है या जिसके द्वारा ये स्पीच दी जा रही है उसे बैन भी कर दिया जाता है कैंपेनिंग से। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कहलाया जाता है, आचार संहिता होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन फ्लैग सिंबल टू द कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी जो चीजें वो इलेक्शन कमीशन के अंडर हमें देखने को मिलते हैं कि ये पार्टीज को एक तरीके का सिंबल देता है और साथ ही एक पहचान दे देता है कि हाँ जब वो कैंपेनिंग करने जाए तो लोगों को इसी वाले निशान पे क्लिक करना है अगर वो उस पार्टी को करना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन मॉनिटर एंड सुपरवाइज द इलेक्शन एंड टेक्स अ डिसीजन अबाउट एनी डिस्प्यूट रिलेटेड विद द इलेक्शन। तो सारा का सारा अगर कोई भी धांधली होती है तो जो फाइनल होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, वो अच्छे तरीके से मॉनिटर और सुपरवाइज करता है। तो सारी चीजें इनके फंक्शन में गिनी जाती हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा अगर हम बात करें रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शन, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका इलेक्शन में क्या रोल होता है, इन्हीं का तो सबसे ज्यादा रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द इलेक्शन मीनिंगफुल। वो ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल बना सके, लोगों को एक तरीके से अवेयर कर सके और उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जगा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। और हमारे देश में कोई चीज टाइम पे हो या ना हो, लेकिन जो इलेक्शन है वो टाइम पर होते हैं, जो रिजल्ट है वो भी टाइम पर रहता है। बाकी जो जितनी भी जॉब्स होगी या कब आ रही है किसी को कुछ नहीं पता रहता, लेकिन इलेक्शन टू द टाइम ही होते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट वही सारी चीजें ना। पॉलिटिकल पार्टी ऑफर अट्रैक्टिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम बिफोर वोटर एंड आस्क फॉर देयर वोट्स। हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है जिसके अंदर वो कुछ स्कीम बनाती है कि देखो अगर हम जीत जाते तो हम आपके लिए ये चीजें करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में इलेक्शन है तो सभी पार्टी क्या करेगी, हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री बस में यात्रा करवाएंगे, एजुकेशन फ्री होगा, महिलाओं को अलग से पैसा दिया जाएगा मंथली बेसिस पे, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारे मैनिफेस्टो होते हैं। देन जब वो कोई पार्टी जीत जाती है तो इसे फुलफिल करने का उनका काम होता है, तो उनकी एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर काम होता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को। पॉलिटिकल पार्टी ऑफर चॉइस बिफोर द वोटर, यानी कि वो उनको चूज करने से पहले ऑफर देती है। पॉलिटिकल पार्टी एजुकेट द पीपल एंड प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लोग किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में आए और एक तरीके से वन साइडेड ना हो, कि टू साइडेड हो, ताकि जब आम जनता का पार्टिसिपेट होता है तो और ज्यादा डेमोक्रेसी काफी ज्यादा हेल्थी हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी जीतते हैं वही तो गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी के रोल है इलेक्शंस के अंदर।
नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पार्टीज के बारे में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इन पार्टीज का ना कुछ स्टेटस होता है। कुछ आपको ऐसी पार्टीज देखने को मिलेगी जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होती है, कुछ ऐसी जो कि नेशनल रिकॉग्नाइज्ड होती है, यानी कि वो नेशनल पार्टीज होती है। अब इनकी कंडीशन क्या है किसी भी पार्टी को स्टेट या नेशनल पार्टी बनने के लिए? तो सबसे पहले हम स्टेट को लेकर बात करेंगे। तो इसमें क्या है कंडीशन नंबर 1, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन असेंबली जनरल इलेक्शन। जैसे सपोज कीजिएगा यूपी एक स्टेट है और वहां पे कांग्रेस पार्टी है, तो अगर वो वहां की स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जितने भी वोट डाले आ रहे हैं उनका 6% वोट उसे लेना होगा, वैलिड वोट, और इसके अलावा कम से कम जो 2 सीट है वो जीतना जरूरी है। जैसे वहां पे अगर 300 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो उसमें से 2 सीट लाना जरूरी है और 6% वोट लेना, तो वो वहां की क्या कहलाई जाएगी, स्टेट पार्टी कहलाई जाएगी, क्योंकि उसने कंडीशन को फुलफिल कर दिया। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, या तो वो 6% को वोट जो है वो हासिल कर ले, इसके अलावा वो 1 सीट लोकसभा जनरल इलेक्शन में जीत जाए, तो वो वहां की स्टेट पार्टी भी कहलाई जाती है। जैसे जनरल इलेक्शन क्या होता है, जो पूरे देश में कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब लोकसभा जो है उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, उसके काम भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह होता है कि 6% आप वोट लाओ, पहले वाली कंडीशन में आपको स्टेट के इलेक्शन में लाने थे, लेकिन इस वाली में आपको लोकसभा के इलेक्शन में 1 सीट जीतना है, तो ये बड़ी बात होती है। तो ऐसे में भी जिस स्टेट में आप जीत रहे हो की आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी जाती हो। इसके अलावा विन एटलीस्ट 3% ऑफ सीट, यानी सीट के 3% आपको जीतना है, या फिर 3 ही सीट जीतनी है, विच एवर इज मोर, ये ज्यादा भी हो सकती है, तब भी आप कह सकते हो कि स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। या फिर विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट, यानी कि हर 25 सीट में से 1 सीट को जीतना स्टेट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन पूरे देश में होता है, तो अगर आपको किसी स्टेट की स्टेट पार्टी बनना है तो आपको 25 में से 1 सीट जीतना जरूरी है। या फिर सबसे लास्ट है सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट इन असेंबली या फिर लोकसभा जनरल इलेक्शन, या फिर आप स्टेट के इलेक्शन में, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर वाले होते हैं आम सभा वाले जनरल इलेक्शन, उसके अंदर कम से कम 8% वोट लाओ। डजंट मैटर कि आपने कोई सीट जीती भी है या नहीं जीती, आपको फिर भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा एज अ स्टेट पार्टी। तो ये तो हो गया बच्चों स्टेट पार्टी के बारे में, इतनी सारी कंडीशन है, कोई भी फुलफिल कर लो। तो आज के समय बच्चों हमारे देश में टोटल 50 से ज्यादा आपको स्टेट पार्टीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन बच्चों जब बात आती है नेशनल पार्टी की, तो वो देखिए कितनी कम है, और इनका जो क्राइटेरिया है वो भी जान लीजिएगा। तो देखिए अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। तो 4 स्टेट के अंदर या तो आप 6% वोट हासिल कर लो, है ना, या फिर आप लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें 6% वोट हासिल कर लो, तो आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके अलावा विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या तो 4 सीटें आप लोकसभा में जीत जाओ, इज अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, तब भी आप बन जाओगे। या फिर विन एटलीस्ट 2% सीट इन लोकसभा एंड 3 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 सेपरेट स्टेट। 3 राज्यों से एक ही पार्टी के अलग अलग नेता एक तरीके से जीते, या फिर 2% सीटें वो लोकसभा में लेके आए, तब भी वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कहलाई जाएगी नेशनल पार्टी। तो कुल मिला के बच्चों हमारे देश में आज के समय जो टोटल नेशनल पार्टीज हैं वो टोटल 9 हैं। हालांकि ये 7 थी, लेकिन 8 और 9 नई पार्टी भी बन गई है। तो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग आप 9 ही करके आओगे अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो। अब ये 9 पार्टीज कौन कौन सी है, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी है, कब स्टैब्लिश हुई थी, उन्हें क्या करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है देश की, या आप कह सकते हो देश की पहली पार्टी है ये। तो अगर इसके फाउंडेशन की बात करें, ये 1885 में 1885 में एक तरीके से फाउंडेड हुई थी, और आप कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में इसका जो रोल है वो डोमिनेट तरीके का रहा है एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डेकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, 1951 और 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, और उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए गए थे। तो 51-52 में फर्स्ट हुआ था, देन 57 में सेकंड, और 62 में थर्ड, 67 में फोर्थ। तो लगातार 4 से 5 जो जनरल इलेक्शन थे
एक सिंगल पार्टी बार बार जीतते जा रही थी जिसका नाम था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा स्टेट में भी उसका जो डोमिनेंस था वो बहुत ज्यादा रहा था उस समय। तो आप कह सकते हो इसके पीछे रीजन था कि चाहे हमारे बड़े से बड़े जो लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी इसी पार्टी से थे। तो नेशनल लीडर तो थे ही और लोगों का फुल ट्रस्ट था, है ना। और आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इन्हीं के साइड ही जाने थे और इन्हीं की साइड गए थे। सिंगल हैंडेडली ये अपने सारे इलेक्शन जीती थी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर है, सोशलिस्ट है और नेशनलिस्ट है। सेकंड बच्चों बात करते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। और करंट पॉलिटिक्स में बच्चों बीजेपी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है सेवरल स्टेट्स के अंदर, और सेंटर में भी बीजेपी की ही पार्टी है। तो बीजेपी की जो पार्टी है वो 1980 में फाउंड हुई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मात्र 42 ईयर से ज्यादा का टाइम ही है। इनका जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो हिंदुत्व का है, और साथ ही आप कह सकते हो ये एक नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है। और साथ ही ये चाहती है जम्मू एंड कश्मीर को एक फुल स्टेट, और ये हो भी चुका है वैसे तो। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल था वो अब रिमूव्ड हो गया, वो जो कि इसी पार्टी ने किए। और इसकी जो आइडियोलॉजी है बच्चों वो वन नेशन वाली है ना। हर चीज में वो वन ही चाहते हैं, जैसे वन नेशन वन वोट वाला, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन, इस टाइप की इनकी आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती यूपी के अंदर बड़ी फेमस है, तो ये 1984 में फाउंड हुई थी काशीराम जी के द्वारा। तो अगर देखा जाए जितने भी जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, इनके लिए स्पेशल पार्टी है मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, स्पेशली फॉर दलित्स के लिए। और आज के समय मायावती जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि यूपी की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। देन उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो फाउंड हुई थी वो 1925 में, बिफोर इंडिपेंडेंस ही हुई थी। और आप कह सकते हो ये कांग्रेस से ही अलग होके बनी थी, और ये सपोर्ट करती है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को, सेक्युलरिज्म को, और साथ ही डेमोक्रेसी को। इसके अलावा इसी पार्टी से एक सेपरेट होकर एक और पार्टी बनी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन वो मार्क्सवादी यानी कि CPIM। तो ये 1964 में हुई थी जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी एक फेवर में थे चाइना के और एक फेवर में थे इंडिया के। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इसलिए ये M वाली नहीं बनी थी। इनका जो सपोर्ट है वो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के है, और ये अगेंस्ट है किसके, इंपीरियलिज्म और साथ ही कम्युनलिज्म की। तो ये CPIM है। इसके अलावा बच्चों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये खुद कांग्रेस से अलग होकर बनी है। शरद पवार जी जो कि महाराष्ट्र के जाने माने फेमस लीडर माने जाते हैं, यही इनके फाउंडर है। तो ये 1990 में एक तरीके से आप कह सकते हो अलग हुई थी, जो कि थी कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई थी। तो आप कह सकते हो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेसी और गांधीयन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को। तो ये है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये INC वाली नहीं है, NCP वाली है, और शरद पवार इनके फाउंडर माने जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हैरानी की बात है कि जो अगली पार्टी है वो भी नेशनल पार्टी है। तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और इनकी जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्थापना जो करी थी वो ममता बनर्जी ने करी थी। ये वेस्ट बंगाल की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्टी मानी जाती है। 1988 में हुई थी। ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो इन्हें 2016 में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एज अ नेशनल पार्टी, और साथ ही सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। और 2011 से लेकर अब तक वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो एक के बाद एक इलेक्शन जीत रही है। जो अभी लास्ट टाइम हुए थे तब भी ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो ही जीती थी। और बात की जाए तो ये किन किन स्टेट में अभी है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में और त्रिपुरा में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल पीपल्स पार्टी, तो बच्चों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड की है, जो कि फाउंड हुई थी साल 2012 में, और इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था साल 2019 में। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सबसे फेमस पार्टी मानी जाती है। स्पेशली आप मेघालय जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही स्टेट है, यहाँ पे तो इनका फुल डोमिनेंस है, तो इसको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। इसके अलावा बच्चों जो
आज के समय स्पेशल दिल्ली और पंजाब में बड़ी ही फेमस है, जो कि है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी इनके फेमस लीडर है और दिल्ली के वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ये साल 2012 में एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे द्वारा, यहीं से निकली थी और इसे नेशनल पार्टी अभी हाल ही फिलहाल में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे 2022 में, तब इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म और मेजोरिटेरिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। ज्यादातर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, आप कह सकते हो हेल्थ सिस्टम, इनके ऊपर सुधारने पे ज्यादा इनका फोकस है। और अभी के समय ये गोवा, गुजरात, दिल्ली और पंजाब में एग्जिस्ट ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये तो होगी टोटल बच्चों हमारी 9 नेशनल पार्टीज। तो अभी देख लीजिएगा 50 से ज्यादा स्टेट पार्टी और सिर्फ 9 ही नेशनल पार्टी है, तो काफी ज्यादा डिफरेंट है इसमें, है ना। सो अगर बच्चों वही बात करें स्टेट पार्टी, तो मैंने आपको बताया था 50 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो बड़ी फेमस है स्टेट के अंदर उनका नाम मेंशन कर रखा है। जैसे अकाली दल हो गया, DMK हो गया, जम्मू कश्मीर की JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, RJD बिहार में, इसके अलावा शिवसेना महाराष्ट्र में, JDU उत्तराखंड, इंडियन जनता दल तेलंगाना, BJP झारखंड, ये कुछ फेमस पार्टी है जो हाईलाइटेड है वो और ज्यादा है। तो इनको भी आप याद रख सकते हो, MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जा सकती है। बाकी NCERT में आपको सारी की सारी ये इस मैप में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया बच्चों नेशनल और स्टेट पार्टी के बारे में। अगर बात की जाए इनके दोनों के डिफरेंट के बारे में, जैसा कि अभी हमने बात कर ली थी, जो नेशनल पार्टीज होती है वो किसी एक स्टेट में ना होके सेवरल स्टेट में ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। और इनका क्राइटेरिया वही है 6% लोकसभा के अंदर टोटल वोट लिया, या फिर असेंबली इलेक्शन के 4 स्टेट के अंदर। इसके अलावा 4 सीटें कम से कम लोकसभा में जीत जाओ तब आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। और सेम इसमें ही है 6% आप टोटल वोट लीजिएगा कितनी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर 2 सीटें आपको जीतने पड़ेगी तब आपको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। हो सके यहां तक तो आपको सारा कॉन्सेप्ट इन स्टेट और नेशनल पार्टी के बीच में अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी ग्रांटेड लिया जाता है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम रिसेंटली जो हुआ था उससे समझ सकते हैं। हाल ही फिलहाल में जो कांग्रेस पार्टी है उनके एक नेशनल प्रेसिडेंट को चूज किया गया, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये आप कह सकते हो कि ये वोटिंग के थ्रू चूज किए गए, जिसमें 2 कैंडिडेट थे, एक थे शशि थरूर और दूसरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लोगों ने इंटरनली जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स है उन्होंने ही वोट डाला था और जिनकी पसंद थी मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो बन गए। तो ये होती है इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी के अंदर चुनाव होना। ये हर एक पार्टी में नहीं देखने को मिलता। पावर इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर। जो टॉप लीडर होते हैं सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। मोर एवर पार्टी डू नॉट की मेंबरशिप रजिस्टर, इंटरनल इलेक्शन आर आल्सो नॉट हेल्ड रेगुलरली। बहुत कम पार्टी है जिनके बीच में इंटरनल जो इलेक्शन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड ऑर्डिनरी मेंबर जो आम सदस्य होते हैं लैक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड हैव नो रोल इन मेजर डिसीजन। जो भी बड़े डिसीजन होते हैं उसमें आम जो मेंबर होते हैं ना, काफी ऑर्डिनरी से, उनका इतना रोल नहीं होता। एनी डिसएग्रीमेंट विद द लीडर मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी फॉर ऑर्डिनरी मेंबर। और इन ऑर्डिनरी मेंबर को आप कह सकते हो कि अगर वो किसी के बड़े लीडर के जो भी उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उनके जो डिसीजन है, अगर उन्हें पसंद नहीं करते, डिसएग्री कर दे, तो हो सकता है उनकी सदस्यता भी खोई जा सकती है। तो इसलिए ऑर्डिनरी मेंबर की जो पोस्ट होती है वो काफी नीचे होते हैं। तो ये एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड है बच्चों चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। ये वही बात होगी राजा का बेटा राजा वाली, कि भैया अब मैं बैठा था कुर्सी पे, अब तुम बैठ जाओ। इट रेफर टू ऑफरिंग अनफेयर एडवांटेज बेस्ड ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हाइल गिविंग देम टिकट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ज्यादातर यही तो होता है, कोई नेता अपने बेटे को या अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को या अपने रिश्तेदार को उसे खड़ा कर देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी पावर है। सच अ प्रैक्टिस शैटर इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी डेमोक्रेसी के स्पिरिट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। एज इनकेपेबल एंड इनएक्सपीरियंस्ड पीपल कम इनटू पावर। और इससे होता क्या है कि नाम की वजह से लोग आ जाते, वो इतना काम नहीं करते, इवन स्पीच देना तो दूर, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन वही है कि भैया पावर थी,
उनके खुद के किसी करीबी के पास, उन्होंने उन्हें खड़ा कर दिया, वो जीत गए उनके नाम पर। एंड द एक्सपीरियंस एंड डिजर्विंग पार्टी मेंबर डू नॉट गेट चांस टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कभी भी देश में जब इलेक्शन होंगे ना, जब सीटें प्रोवाइड कराई जाती है तो हमेशा से डिस्प्यूट होता है मेंबर्स के बीच में कि हमें सीट क्यों नहीं मिली, उन्हें सीट क्यों दे दी, ऐसे ऐसे। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा है मनी एंड मस्कुलर पावर। ये बड़ा चैलेंज है बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इट इज यूज्ड स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। जिसके पास ज्यादा पैसा उसी की ज्यादा चलती है। दोज हु कैन रेज फंड आर नॉमिनेटेड। आपने देखो कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो लीडर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, उनको अगर टिकट लेनी होती बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो फंड के तौर पर पैसा भी तो देते हैं। दोज पीपल हु प्रोवाइड फंड टू पार्टीज, जो पार्टीज को फंड देता है, इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल टू। तो उनकी जो पॉलिसीज होती है वो भी काफी इन्फ्लुएंस होती है और उनका पार्टी में दबदबा काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्टी फेल टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। वादा कुछ और किया, निभा कुछ और रहा, ये भी हमें देखने को मिलता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंट अमंग द पार्टी। जितनी ज्यादा पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट होती है। दैट इज वाई कि जो लोगों को चाहिए वो पार्टीज प्रोवाइड नहीं करा पाती समटाइम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन में दो मेजर पार्टी है, जैसे हमने बात करी थी टू पार्टी सिस्टम में, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर only in detail how policy to frame in implemented। मतलब उनके अपने अपने खुद के आप कह सकते हो टॉपिक होते हैं। बेशक वो मेजरली एक दूसरे से एग्री कर जाते हैं, लेकिन वो अपने बेस पर ही सारे काम करते हैं। सो दैट इज वाई वो वोटर्स को वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं प्रोवाइड करवाते। ये सारे के सारे बच्चों कुछ चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इन पार्टीज में रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, सुधार कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला सुधार है बच्चों द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंड टू प्रिवेंट चेंजिंग ऑफ पार्टी बाय इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया है। लीगली दोस एमएलए एंड एमपी हु अटेम्प्ट डिफेक्शन विल लूज देयर सीट इन लेजिस्लेचर। अगर कोई भी नेता दल बदल की राजनीति को अपनाता है तो वो अपनी सीट खो देगा। होता ना कि थोड़ा मनी दूसरी पार्टी से ज्यादा मिल लिया तो जिस पार्टी से वो जीता है लीडर, उसे छोड़ देता है और दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है। तो ये डिफेक्शन वाला केस होता है, जिसे हम एक तरीके से अदल बदल की राजनीति के नाम से जानते हैं। तो इसका एक कानून ला दिया गया है, तो अगर वो ऐसा करेगा तो अपनी सीट उसे खो देनी पड़ सकती है। इसके अलावा द इलेक्शन कमीशन, वो कैसे कर सकता है सुधार। एन ऑर्डर वाज पास्ड टू मेक इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उनसे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी बोल सकता है। तीसरा है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा किया था। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर फॉर चेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स रिकॉर्ड। जो भी कंटेस्टेंट इलेक्शन को लड़ रहा है उनका सारा का सारा जो रिकॉर्ड होगा वो पब्लिकली दिखाया जाएगा, ताकि आम लोगों को पता चल सके ये जो लीडर चुनाव के लिए लड़ रहा है इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। इट इज कंपल्सरी फॉर अ कैंडिडेट डिजायरस फॉर कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शन टू प्रोवाइड एफिडेविट रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी डिटेल एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। वो बात अलग है कि इसके ऊपर इतनी खोजबीन नहीं की जाती, बस डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाती है। बस लोग बाकी खुद अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहे कि वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। चौथा है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। जैसे फैमिली के अंदर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ऑल टाइम हम पे प्रेशर बनाए रखते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी स्टडी करनी है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हमेशा हमारे माइंड में एक डर रहता है, एक फियर रहता है, एक प्रेशर रहता है कि इनका हमारे पेरेंट्स का। उसी तरह जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है अपनी ही ऑपोजिशन पार्टी का और डिफरेंट टाइप की पार्टीज का। ऑर्डिनरी सिटीजन ज्वाइन टुगेदर एंड एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑन गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म। जो आम जनता है जब वो सवाल करने लग जाते हैं तो वो भी एक तरीके से प्रेशर ग्रुप का ही काम करते हैं। मीडिया भी है, वो भी एक प्रेशर ग्रुप है जो कि सवाल पूछ सकती है। और भी बहुत सारे जने हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मीडिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सो ये प्रेशर ग्रुप कहलाया जाता है। तो इनके थ्रू भी जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रही है, तो वो भी ठीक तरीके से कर सके, तो ये भी एक रिफॉर्म की कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा ओवरऑल लेसन। होप्स हो कि आपको वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन सारे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अगर
देखा जाए इस लेसन के वो मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में बच्चों हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि लोगों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। उसी तरह हमने रूलिंग पार्टी जो है ये वर्ड ज्यादा सुना, तो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। इसके अलावा डिफेक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था, चेंजिंग पार्टी, एलिगेशन फ्रॉम द पार्टी ऑन विच पर्सन गॉट इलेक्टेड टू डिफरेंट पार्टी, यानी अपनी सीट को छोड़ के दूसरी पार्टी की सीट को ज्वाइन कर लेना, तो ये डिफेक्शन वाला केस होता है। एफिडेविट, कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन को कंटेस्ट करता है तो अपना एफिडेविट के थ्रू सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा उसे देना पड़ता है। इसके अलावा अलायंसेस और फ्रंट, यानी कि जब छोटी मोटी पार्टी आपस में मिल जाती है किसी बड़ी पार्टी के साथ या किसी अदर पार्टी के साथ, तो अलायंस कहलाया जाता है। जैसे आज के समय दो अलायंस मैं आपको बताता हूं, एक है एनडीए और एक है यूपीए, ये अलायंस कहलाया जाता है। तो एनडीए की जो फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि इसको मेन जो मैनेज करता है वो बीजेपी कर रही है। उसी तरह जो यूपीए है तो उसे कांग्रेस कर रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, तो ये अलायंस कहलाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो एक पॉलिटिकल लीडर होना जरूरी है, एक्टिव मेंबर होने चाहिए और उस पार्टी को मानने वाले फॉलोवर्स भी होने चाहिए। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर बात कीजिए बच्चों आपके कुछ प्रैक्टिस की, तो एक बार हम क्विक तरीके से देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। नंबर 1 है विच ऑफ दिस इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो भैया देखिए वन पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती, चाइना जैसा एग्जाम्पल हमने दिया था, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पार्टी। तो वो है महाराष्ट्र के अंदर। पहले ये उद्धव ठाकरे जी के पास थी, लेकिन अब जो ये सिंबल मिल चुका है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे जो है अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनके पास है। ठीक है। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है। इसके अलावा द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिज्म, तो वो हमने सीपीआई के केस में पढ़ा था, तो ये रहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है कंट्री की। पांचवा है कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो भैया लीडर होने चाहिए, एक्टिव मेंबर होने चाहिए और फॉलोवर्स होने चाहिए, लेकिन मिनिस्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द मदर पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो वो है भारतीय जनसंघ। ठीक है। तो ये इसकी एक मदर पार्टी मानी जाती है बीजेपी की। बहुजन समाजवादी पार्टी वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ, मायावती नहीं होगा, याद रखना, वो काशीराम है। मायावती प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जो फाउंड की गई थी वो इनके द्वारा की गई थी। डैश एंड डैश एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तो यूएसए और यूके हमने बात करी थी, वहां पे दो पार्टी सिस्टम ज्यादा देखने को मिलता है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, है ना। इसके अलावा स्टेट पार्टीज आर कॉमनली रेफर टू एज अ रीजनल पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये थे आपके टोटल 9 एमसीक्यू क्वेश्चन, होप्स हो कि आपने अच्छे से कर लिए होंगे। इसके अलावा लास्ट और देख लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ, वो ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। होप्स हो कि बच्चों आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन अगर आपने यहां तक देख ली है तो आपके लिए भी हैट्स ऑफ यू। बच्चों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।